बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी तो कहीं हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दे, कहीं पर रैलीज निकाली गईं तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट्स के मुद्दे मुकाबिल लाख खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक करके अहम एरियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शूट एट साइट। मात पर स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गईं। 200 से ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट्स मारे गए, कई हजार जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट्स को अरेस्ट मल्क कर लिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक शट डाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका पड़ी। जब बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को दोबारा नाफिज कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर कुछ पुरअमन एहतजाज देखने में आए, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से कंट्री भर में एहतजाज आर्जी तौर पर मौखर कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा एहतजाज का आगाज किया और इस बार ये एहतजाज पहले से ज्यादा शदीद थे। उन्होंने सड़कें बंद की और कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा किया। अगरचा एहतजाज का बुनियादी मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, मगर वक्त के साथ साथ मजीद वजूहात भी इस तहरीक में शामिल हो गईं। बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत है और इस पार्टी का एक स्टूडेंट्स विंग है जिसे छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के अरकान ने कई मकामात पर एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स पर हमले किए, और वो भी पुलिस की मदद से। इस सूरत हाल ने स्टूडेंट्स के अंदर गुस्से की एक नई लहर पैदा कर दी, जो पहले ही कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। साथ ही साथ कई मकामात पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशंस भी इस सब में इन्वॉल्व है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का एक बैड इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूनाइटेड नेशन मिशन को रेंड की गई थीं, लेकिन इन पर से लोगों नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने तो जैसे आग सी ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार के बारे में इल्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1970 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस वक्त उसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में फासला भी काफी ज्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब उर रहमान की अवामी लीग को 1970 के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिली, जिसने ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादातर सीटें जीत लें और नेशनल असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली। ताहिम मगरबी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने अवामी लीग को हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक शुरू हो गई। शेख मुजीब उर रहमान ने को पाकिस्तान से डिवीजन का इशारा दिया और 23 मार्च को बांग्लादेश का पहला फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान में लहराया गया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि उसे डिवाइड होने से रोका जा सके। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग 9 महीने तक जारी रही, जिस दौरान ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर मुख्ती बहिनी या फ्रीडम फाइटर्स के नाम से अपनी फोर्स बना ली। जंग के आखिरी 2 हफ्तों में इंडिया ने भी बांग्लादेश की मदद की और नतीजतन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बंगला कंट्री बन गया। आज़ादी के बाद शेख मुजीब उर रहमान ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में 30% कोटा रखा। 1997 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए बढ़ा दिया गया। ताहिम इस कोटा का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल हो रहा था, जबकि मेरिट पर आने वालों के लिए कोटा कम हो गया था, जिस पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। 2018 में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए बंगला
देश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन 2024 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस आर्डर को मनसूख करके कोटा सिस्टम बहाल कर दिया, जिससे दोबारा एहतजाज शुरू हो गए। बालाखिर 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में भारी तब्दीलियां करने का हुक्म दिया। इस आर्डर के तहत 93% कोटा मेरिट के लिए मुख्तस किया गया, जो पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 30% से कम के 5% कर दिया गया। कोटा अक़लियतों और 8 माजूर % अफराद के लिए मखसूस किया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया, बशर्ते का उनके गिरफ्तार साथियों को रहा किया जाए, और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेजिग्नेशन दे। अभी तक स्टूडेंट्स की ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन हुकूमत का कहना है कि हालात काफ़ी हद तक काबू में हैं। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सोशल मीडिया को दोबारा बहाल किया जा रहा है।